हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में कहा था कि ये जो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का जो दूसरा फंक्शन है, चैप्टर को तो हम बहुत पहले वीडियो में बना करके आपके पास भेज चुके हैं। मैंने आपसे कहा था कि इस ऑर्गेनाइजिंग के केस स्टडी को कई केस स्टडी में हम आपके पास भेजेंगे और उसी सीरीज़ में आज हम एक नया केस ऑर्गेनाइजिंग के बारे में आपके पास भेजने की फिर से बहुत सरल शब्दों में कोशिश कर रहे हैं। बस आप लोगों से निवेदन इतना रहेगा कि आप लोग इसको अच्छे ढंग से देख करके जब आप पढ़ेंगे, सोचेंगे, तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। कारण जैसा मैंने बार बार बताया है कि केस स्टडी में ही, केस में ही कहीं ना कहीं आंसर छिपा होता है। तो केस के में आंसर हमको दिया जाता है, बस अगर हमारा विजिलेंट आई है तो हम उस आंसर को बहुत आसानी से ढूंढ करके आंसर दे सकते हैं। तो चलिए कि एक नया वीडियो केस स्टडी का ऑर्गेनाइजिंग के लिए जो मैंने तैयार किया है वो आपके पास सरल शब्दों में भेज रहे हैं। केस, सबसे पहले केस हम देते हैं। जैन इलेक्ट्रिकल कंपनी डिसाइडेड टू मैन्युफैक्चर स्टेबलाइजर फॉर नॉर्थ इंडिया बिकॉज दे फेल्ट voltage fluctuation is common as quite high. The frequent fluctuation harm electrical appliances like as television, refrigerator, air conditioner, etc. Once the demand for North India was taken care of, they decided to launch a stabilizer for varying voltage from 90 volt to 260 volt for meeting the requirement of voltage fluctuation in other region of India also. Company has appointed 3 engineers for South India, for Western India and for Eastern region. As the voltage was different in all the 3 regions, through all the engineers were appointed to manufacture a stabilizer, but the product differ from region to region. जैसा मैंने आप लोगों को हर बार कहा है, केस को तो मैंने इंग्लिश वर्जन में आपको बता दिया। अब इसका एक शॉर्ट फॉर्म हिंदी वर्जन में भी आप लोगों को बता देते हैं, जिससे हमको आपको हिंदी इंग्लिश देख करके केस समझ में आ जाए कि केस वाकई है क्या। एक इलेक्ट्रिकल कंपनी है, जैन इलेक्ट्रिकल कंपनी। वो डिसाइड की है कि हम नॉर्दर्न इंडिया के लिए स्टेबलाइज़र प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। क्यों उन्होंने डिसाइड किया? क्योंकि उन्होंने ये फील किया कि इस रीजन में वोल्टेज का फ्लैक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। कभी बहुत कम हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी नॉर्मल हो जाता है। ये उन्होंने पूरा एक सर्वे किया था और सर्वे करने के बाद ही उन्होंने ये डिसाइड किया कि स्टेबलाइज़र हम बनाएंगे। क्यों उन्होंने डिसाइड किया? क्योंकि जो फ्लैक्चुएशन है वोल्टेज का, कभी बहुत ज़्यादा, कभी बहुत कम, इससे जितने भी घरों के अप्लायंसेस हैं, खासकर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, जैसे सभी घरों में ये मिल जाएगा आपको। रेफ्रिजरेटर हुआ, टेलीविज़न हुआ, एयर कंडीशन हुआ, या यही सब। ये आज की जिसको कहते हैं आवश्यकता हो गई है। करीब करीब आपको हर घर में ये आपको मिल जाएगा। चूँकि फ्लैक्चुएशन बहुत ज़्यादा वोल्टेज का है, तो ये फ्लैक्चुएशन इस अप्लायंसेस को नुकसान पहुंचा सकता है। तो उन्होंने क्या किया, पूरा
इसको लिए पूरा उन्होंने स्टडी किया। स्टडी करने के बाद उन्होंने एक ऐसी स्ट्रेटजी तैयार की कि ऐसा हम स्टेबलाइज़र बनाएंगे जो 90 से वोल्टेज से 260 वोल्टेज तक आसानी से काम कर जाएगा और फ्लक्चुएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इन्होंने ये डिसाइड किया। इसके साथ ही साथ नॉर्दर्न इंडिया के साथ ही साथ उन्होंने एक और कदम आगे बढ़ाया कि और जो भारत के हमारे रीजन बचे हैं, जैसे साउथ का रीजन, वेस्ट का रीजन और ईस्ट का रीजन, इन तीनों रीजन के लिए भी उन्होंने अलग अलग इंजीनियर को अपॉइंट किया और एक टास्क दिया कि इन तीनों रीजन को आप एनालाइज करिए। एनालाइज करने के बाद वहाँ की फ्लैक्चुएशन की सिचुएशन और कंडीशन क्या, क्योंकि सब जगह फ्लैक्चुएशन और सिचुएशन की कंडीशन अलग अलग होगी। ऐसा नहीं जो नॉर्दर्न इंडिया में है वो साउथर्न में होगी, जो साउथ में है वो वेस्टर्न में होगी, जो वेस्ट में है वो ईस्ट में होगी, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ कॉमन हो सकता है लेकिन फ्लैक्चुएशन अलग अलग होगा। तो इसीलिए उन्होंने 3 अलग अलग इंजीनियर्स को अपॉइंट किया और उनको रीजन में एनालाइज करने के लिए भेज दिया। और उन्होंने ये उनको एक टास्क दिया है कि इन तीनों रीजन के लिए वोल्टेज के वेरिएशन का किस तरह का स्टेबलाइजर तैयार किया जा सकता है। तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स हमारा आपका केस। अब इस केस के बेस पर हमसे क्या जानने की कोशिश की जा रही है। पॉइंट नंबर ए, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ जैन इलेक्ट्रिकल कंपनी। सबसे पहले ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जो जैन कंपनी ने ये तैयार किया है। पॉइंट नंबर बी, स्टेट 2 एडवांटेजेस एंड 2 लिमिटेशंस ऑफ आइडेंटिफाइड इन एबव पैरा। जो भी आप इसमें स्ट्रक्चर डिसाइड करेंगे उसी स्ट्रक्चर का 2 आपको एडवांटेज हमको आपको बताना है और 2 हमको आपको लिमिटेशंस बतानी है। जैसा मैंने अपने शायद पिछले वीडियो में ये बोला है कि अगर मेरा पहला आंसर ही गलत हो गया तो दूसरा अपने आप गलत हो जाएगा, क्योंकि जब हम आइडेंटिफाई ही गलत करेंगे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर और उसी के बेस पर हम दूसरा अपना आंसर देंगे, उसके लिमिटेशंस क्या हैं, उसके एडवांटेजेस क्या है। तो बहुत अच्छे ढंग से, इसीलिए मैंने कहा कि बहुत अच्छे ढंग से हमको सबसे पहले केस को पढ़ना है और केस को जैसे हम अच्छे ढंग से पढ़ेंगे समझेंगे तो अपने आप हमको क्लियर हो जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है। तो जब हम इस स्ट्रक्चर और केस को अच्छे ढंग से पढ़ते हैं तो हमको एकदम क्लियर हो जाता है कि ये जैन इलेक्ट्रिकल्स का फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है। और ये सब बातें मैंने वीडियो बना करके जब हम ऑर्गेनाइजिंग का चैप्टर एक्सप्लेन कर रहे थे तो बहुत डिटेल में, बहुत ही सरल शब्दों में स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का बना करके भेज चुके हैं। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर हो गया। अब फंक्शनल स्ट्रक्चर के 2 लिमिटेशंस को हमको बताना है और 2 इसकी मेरिट या एडवांटेजेस को बताना है। तो सबसे पहले एडवांटेजेस को ले लेते, कोई भी आप ले सकते हैं, एडवांटेजेस को ले लेते हैं। जब हम चैप्टर को पलटते हैं स्टूडेंट्स, आप भी पलटिएगा, तो बहुत ढेर सारे एडवांटेजेस आपको फंक्शनल स्ट्रक्चर का मिल जाएगा। मैं करीब करीब कई दे रहा हूं, आप उनमें से किसी 2 को कंसीडर करके अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एडवांटेजेस क्या होगा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का? पहला, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन आपको मिल जाएगा। दूसरा, इफेक्टिव कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये दूसरा है। तीसरा, इम्प्रूव एफिशिएंसी। चौथा, अवॉइड डुप्लीकेशन। नेक्स्ट, इजी इन ट्रेनिंग। और एक और दे देते हैं, प्रॉपर अटेंशन। इसके अलावा और भी हो सकते हैं,
ये करीब 4-5-6 मैंने आपको दे दिया है। अगर एक दो का एक्सप्लेन भी मैं कर दे रहा हूँ क्यों ये एडवांटेजेस है। जैसे इफेक्टिव कंट्रोल, क्यों इफेक्टिव कंट्रोल होगा? क्योंकि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में जिस व्यक्ति को जो ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, बार बार वही फंक्शन उसको करना पड़ता है, हमको आपको चाहे जो दी जाए। तो कन्फर्म स्टूडेंट्स, हमारे पास एक मैंने अभी इसके पहले बताया था फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, हमारे पास उस काम को करने की का बहुत ज़्यादा स्किल हो जाता है। स्किल मीन्स हम उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, और जब हम स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे तो कन्फर्म जैसा इम्प्रूव एफिशिएंसी, हमारी एफिशिएंसी अपने आप बढ़ती जाएगी। जब हम एफिशिएंसी हमारी बढ़ेगी, हमारी आपकी बढ़ेगी, तो किसी भी काम का रिपीटेशन, जिसको कहते हैं अवॉइड डुप्लीकेशन करीब करीब खत्म हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डुप्लीकेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि हम आप ह्यूमन बीइंग हैं, और ह्यूमन बीइंग का नेचर होता है कहीं ना कहीं गलती या भूल करना। ये गॉड गिफ्टेड है, भूल होना गॉड गिफ्टेड है। अच्छा, जहां कहीं मान लीजिए भूल हो रही है या कोई नई चीज आ गई है उसी कॉन्सेप्ट का, तो हमको आपको ट्रेनिंग देना बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए ये सब बातें इसके एडवांटेजेस में आपके आ गई है। अब चलिए इसका 2 लिमिटेशन या डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। तो पहला, डिफिकल्ट टू होल्ड अकाउंटेबिलिटी। दूसरा, इनफ्लेक्सिबिलिटी। तीसरा, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट, डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेशन। सबका एक नटशेल हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं बहुत ही सरल शब्दों में, क्यों ये चीज़ें डिसएडवांटेज या डीमेरिट्स है। डिफिकल्ट टू होल्ड अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि हमको एक ही स्पेशलाइज्ड काम मिला है। अगर मान लीजिए उस कंप्लीट काम को हमने तो अपने पार्ट का काम कर दिया, उस कंप्लीट काम में कहीं कोई दिक्कत होती है या कमी होती है, तो किसकी अकाउंटेबिलिटी होगा, ये फिक्स करने में, ये डिटरमाइन करने में थोड़ा सा मुश्किल ऑर्गेनाइजेशन को हो सकता है। इसीलिए अकाउंटेबिलिटी थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। इनफ्लेक्सिबिलिटी, क्यों? क्योंकि हम बार बार जब एक काम को करते तो एक ही काम में हम एक्सपर्ट हो जाएंगे, एक ही काम में। ये कहिए दूसरे काम में हम उतने एक्सपर्ट हो जाएंगे, शायद नहीं। इसके बाद है डिफिकल्ट इन कोऑर्डिनेशन में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि हमको अपना काम ही अच्छे ढंग से पता है, दूसरे का काम क्या है, उसमें कैसे हम कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, ये हमारे लिए, अगर हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के एम्प्लॉय हैं तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसीलिए ये डीमेरिट है या इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो एक बार मैंने एक और बहुत सरल शब्दों में आपको ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का केस स्टडी दे दिया है। अभी कई केस स्टडी हम आपको देंगे, जिससे जब सब भी जो 6, 7, 8 जितने भी हम देने तो हम 50 दे सकते हैं, लेकिन उसमें आपका वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन इतना ज़रूर दे देंगे कि अगर आप मेरे सभी वीडियो को, चाहे वो प्लानिंग का हो, चाहे ऑर्गेनाइजिंग का हो, या अभी आगे और फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का हम वीडियो बनाएंगे, आप जब देखेंगे अच्छे ढंग से तो आपको केस स्टडी के, किसी भी तरह की केस स्टडी आ जाए, आपको केस स्टडी के आंसर को देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जाते जाते एक रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, निवेदन करेंगे, जितने लोगों ने हमारे इस वीडियो को देखा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उनसे बस मैं यही निवेदन करूंगा कि आप वीडियो में कमेंट ज़रूर करिए, जिससे मुझको ये पता चल सके कि क्या हम और कुछ आपको दे सकते हैं, अगर मेरी कैपेबिलिटी है तो। दूसरा, जिन लोगों ने अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक निवेदन है कि उसको सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को, जिससे मुझको भी प्रोत्साहन मिलता रहे कि हमको और भी कुछ करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।